तो नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत हो। अगर आप लोग क्लास 12 फिफ्थ से स्टूडेंट हो, 2023 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे YouTube चैनल पर पूरी किताब से आपके महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे थे, जिसकी सीरीज आज समाप्त होने वाली है। टोटल 33 प्रश्न होते हैं पूरी किताब से, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप में क्लास 12 फिजिक्स में। ठीक, तो उन सारे प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। तो आप लोग जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और साथ में जो आपका लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं पूरी तरह से आज समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचेगा और सेकंड टाइप का क्वेश्चन बचेगा और साथ में बहुविकल्पी प्रश्न बचेगा। ठीक, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस पर वीडियो बनाया जाए इसके बाद में, तो फिर जिनको भी अच्छा लगेगा, जिस पर भी आप लोग ज़्यादा कमेंट करेंगे उसी वीडियो को बनाया जाएगा। ठीक, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के सभी चैप्टर्स के नोट्स प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। चार्ज केवल 50 रुपीज़ है। ठीक, तो जिनको भी चाहिए वही लोग मैसेज करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जो आपकी ये सीरीज होने वाली इसको आज हम समाप्त करते हैं। और फिर अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपका जो लघु उत्तरीय में जो प्रश्न नंबर 28 होने वाला, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि सतत स्पेक्ट्रम और रेखीय स्पेक्ट्रम में अंतर बताइए। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 2013 में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि सतत स्पेक्ट्रम और रेखीय स्पेक्ट्रम में क्या अंतर होता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 13 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इसे आप नोट कर लेना, क्योंकि इसके भी आने की संभावना आपकी बोर्ड परीक्षा में बंद है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सतत स्पेक्ट्रम और रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है कि सतत स्पेक्ट्रम का जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक की सभी तरंगदैर्घ्य विद्यमान होती है। मतलब आपका जो सतत स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या होता है, उसमें लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग तक की सभी तरंगदैर्घ्य होती है। जबकि अगर हम लोग रेखीय स्पेक्ट्रम की बात करें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस प्रकार के स्पेक्ट्रम में काली पृष्ठ की भूमि पर केवल कुछ चमकीली रंगीन रेखाएं प्राप्त होती है। मतलब आपका जो रेखीय स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या होता है, उसमें काली पृष्ठ की भूमि पर केवल कुछ चमकीली रंगीन रेखाएं प्राप्त होती है। जबकि सतत स्पेक्ट्रम में क्या होता है, उसमें लाल रंग से लेकर बैंगनी रंग की सभी तरंगदैर्घ्य विद्यमान होती है। ठीक है, तो यह हो गया पहला अंतर। अब दूसरे अंतर की हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा अंतर क्या लिखा हुआ है, इसमें सभी रंग एक दूसरे को क्षेत्र में अधिव्यापित किया जाता है। मतलब जो आपका सतत स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या करता है, उसमें सभी रंग एक दूसरे को क्षेत्र में अधिव्यापित कर जाते हैं। जबकि अगर हम लोग बात करें रेखीय स्पेक्ट्रम में, वहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्पेक्ट्रम में रेखाओं की संख्या तथा तरंगदैर्घ्य केवल लिए गए तत्व पर निर्भर करता है। मतलब अगर हम लोग रेखीय स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे स्पेक्ट्रम में रेखाओं की जो संख्या होगी और तरंगदैर्घ्य होगा वो केवल तत्व पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो आपका दूसरा अंतर। अब हम लोग तीसरे अंतर की बात करें, क्या होगा तीसरा अंतर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि स्पेक्ट्रम में रंगों की सीमाओं का निर्धारण कठिन होता है। मतलब अगर हम लोग सतत स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग रंगों की सीमाओं का निर्धारण करना कठिन होगा। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे रेखीय स्पेक्ट्रम में तो वहाँ पे रंगों की सीमाओं का निर्धारण करना सरल होगा। ठीक है, मतलब आपका होगा अगर हम लोग सतत स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हम लोग रंगों की सीमाओं का निर्धारण करना कठिन होगा। जबकि अगर हम लोग रेखीय स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो वहाँ पे रंगों की सीमाओं का निर्धारण करना सरल होगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया तीसरा अंतर। इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29। देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि युग्म उत्पादन तथा युग्म विलोपन क्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। इसमें आपको बताना है कि युग्म उत्पादन क्या होता है, साथ में आपको ये भी बताना है कि युग्म विलोपन क्या होता है। दोनों के उदाहरण देने हैं। यह आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण है। इस बार इसके आने की संभावना की बोर्ड परीक्षा में बनने है, तो आपको इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ध्यान से देखना, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, साथ में इसको याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या समझेंगे, हम लोग पहले समझेंगे क्या होता है युग्म उत्पादन, फिर उसके बाद हम लोग युग्म विनाश के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है युग्म उत्पादन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटॉन किसी पदार्थ पर आपतित होता है। ठीक है, मतलब ये हो गया जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटॉन किसी पदार्थ पर गिरता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। मतलब जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटॉन किसी पदार्थ पर गिरेगा तो क्या करेगा, तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। ठीक है, इसमें आगे देखिए लिखा हुआ है तब इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। यही प्रक्रिया युग्म उत्पादन करती है। मतलब क्या हो गया, जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटॉन किसी पदार्थ पर गिरता है तो वह पदार्थ किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, युग्म उत्पादन कहते हैं। ठीक है, इसका हम लोग समीकरण कैसे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे समीकरण भी लिखा हुआ है तथा इसका निम्न समीकरण से हम व्यक्त करते हैं। देखिए लिखा हुआ है जब गामा फोटॉन गिरता है तो क्या करता है, पॉजिट्रॉन और साथ में का इलेक्ट्रॉन भी निकलता है। मतलब आपका हो गया जब कोई ऊर्जावान गामा किरण फोटॉन किसी पदार्थ पर गिरता है तो वह पदार्थ के किसी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन व एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग युग्म उत्पादन कहते हैं। ठीक है, तो आपका होगा क्या युग्म उत्पादन हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्या होता है युग्म विनाश। देखिए अब आगे देखिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि युग्म उत्पादन के विपरीत जब एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करते हैं तो तुरंत ही वह एक दूसरे का विनाश कर देते हैं तथा इनके स्थान पर 2 गामा फोटॉन की उत्पत्ति होती है। मतलब ये हो गया जब देखिए जब का युग्म उत्पादन होता है उसके एकदम उल्टा होता है क्या, युग्म विनाश। देखिए इसमें क्या होता है, जब एक पॉजिट्रॉन व एक इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करेंगे तो क्या होगा, तो तुरंत वो एक दूसरे को क्या करेंगे, विनाश कर देंगे तथा उनके स्थान पर 2 गामा फोटॉन की उत्पत्ति हो जाएगी। और इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग युग्म विनाश कहते हैं। ठीक है, इसका समीकरण देखिए नीचे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे देखिए जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिल रहे तो यहाँ से 2 गामा
गामा फोटोन आपके निकल रहे हैं। ठीक है, तो आपका होगा युग विनाश और युग उत्पादन, इसे आप नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण था ये। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्रांतिक द्रव्यमान एवं नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया को नाभिकीय रिएक्टर के संदर्भ में समझाइए। इसमें आपको बताना है कि क्रांतिक द्रव्यमान क्या होता है, साथ में आपको ये भी बताना है कि नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया क्या होती है। ठीक है, ये आपकी परीक्षा में 13 में और 7 में 2 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है क्रांतिक द्रव्यमान और क्या होता है नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया। अगर आपको नहीं पता है इसे आप नोट करना, क्योंकि इसके बयान की संभावना आपकी परीक्षा में बंद है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे क्या होता है क्रांतिक द्रव्यमान के बारे में, फिर हम समझेंगे नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया के बारे में। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले देखते हैं क्या होता है क्रांतिक द्रव्यमान। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विखंडनीय पदार्थ का क्रांतिक द्रव्यमान वह न्यूनतम द्रव्यमान है जो पदार्थ में श्रृंखला अपक्रिया बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। मतलब ये आपका हो गया कि वह न्यूनतम द्रव्यमान जो पदार्थ में श्रृंखला अपक्रिया बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है, आपका क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, एक बार हम लोग इसको फिर से पढ़ देते हैं। देखिए कि लिखा हुआ है कि विखंडनीय पदार्थ का क्रांतिक द्रव्यमान वह न्यूनतम द्रव्यमान है जो पदार्थ में श्रृंखला अपक्रिया बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आपका हो गया क्रांतिक द्रव्यमान हो गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या होता है नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ देखिए, इस अपक्रिया में कृत्रिम उपाय द्वारा इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि प्रत्येक विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉनों में से केवल एक ही न्यूट्रॉन विखंडन के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, मतलब इस प्रक्रिया में क्या होता है, हम लोग कृत्रिम उपाय द्वारा इस प्रकार नियंत्रित करते हैं कि प्रत्येक विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉन में से केवल एक ही न्यूट्रॉन विखंडन के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, देखिए इसमें आगे क्या लिखा हुआ है कि इस प्रकार विखंडन की दर पर हम लोग का पूर्ण नियंत्रण रहता है। मतलब इस प्रकार क्या होता है कि हम लोग जो है विखंडन की दर पर पूर्ण कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आगे देखिए लिखा हुआ है कि इस नियंत्रण प्रक्रिया से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्यों में लिया जाता है। मतलब इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका उपयोग हम लोग क्या करेंगे, रचनात्मक कार्यों में इसका प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए इसका आगे एक पॉइंट और लिखा हुआ है कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु भट्टी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मतलब आपके जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, जो परमाणु भट्टी होती है, वो लोग नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया क्या, आपका हो गया क्रांतिक द्रव्यमान और नियंत्रित श्रृंखला अपक्रिया, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि अर्धचालक क्या है, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखिए। इसमें आपको बताना है कि अर्धचालक क्या होता है, साथ में आपको ये भी बताना है कि नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर क्या होता है। यह आपकी परीक्षा में 2017 में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण, आपको पता होना चाहिए क्या होता है अर्धचालक, क्या होता है नैज अर्धचालक और क्या होता है बाह्य अर्धचालक। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है इसे आप नोट करना, क्योंकि इसके बयान की संभावना आपके बोर्ड परीक्षा में बंद है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे अर्धचालक के बारे में, फिर हम लोग नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर भी स्पष्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है अर्धचालक। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्धचालक वह ठोस पदार्थ है जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है, आपका अर्धचालक कहलाता है। मतलब ऐसे ठोस पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम होती है तथा कुचालकों से अधिक होती है, आपका अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन हो गया, सारे आपके क्या होते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे एक बार इसको देखिए, एक बार इसको हम लोग फिर से पढ़ देते हैं। देखिए अर्धचालक वह ठोस पदार्थ है जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन आज आपके अर्धचालक होते हैं। ठीक है, ये आपका होगा अर्धचालक। अब हम लोग नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर भी स्पष्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जो पहला पॉइंट है नैज अर्धचालक का क्या है, इसमें कोई अपद्रव्य नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब जो आपका जो नैज अर्धचालक होता है उसमें कोई भी अपद्रव्य नहीं मिला होता है। ठीक है, वही अगर हम लोग बात करें बाह्य अर्धचालक में, तो देखिए इसमें एल्युमिनियम, बोरान, बिस्मथ पदार्थों को मिलाया जाता है। मतलब आपका जो बाह्य अर्धचालक होता है उसमें एल्युमिनियम के, बोरान की, बिस्मथ की आपका मिलाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करें नैज अर्धचालक में, तो क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है कि इसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है। देखिए जो आपका जो नैज अर्धचालक होता है उसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता, जबकि अगर हम लोग बात करें बाह्य अर्धचालक में तो इसका उपयोग अनेक युक्तियों में किया जाता है। ठीक है, मतलब देखिए जो आपका नैज अर्धचालक होता है उसका हम लोग कोई उपयोग नहीं करते, उसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता, जबकि जो आपका बाह्य अर्धचालक होता है उसका उपयोग हम लोग बहुत सारी युक्तियों में करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ देखिए इसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं है, इसका उपयोग अनेक युक्तियों में, मतलब आपका जो बाह्य अर्धचालक होता है इसका उपयोग अनेक युक्तियों में किया जाता है। ठीक है, तो आपका हो गया अर्धचालक, नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक, इसे आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो लघुत्तरी का जो प्रश्न नंबर 32 होने वाला है, देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि निम्न की प्रकृति में क्या अंतर तथा समानता है। इसमें आपको बताना है कि पॉजिट्रॉन तथा प्रोटॉन में क्या अंतर क्या समानता है, पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर क्या समानता है, न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रिनो में क्या अंतर क्या समानता है। ये आपकी परीक्षा में 2011 में और 6 में 2 बार पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए कि पॉजिट्रॉन तथा प्रोटॉन में क्या अंतर क्या समानता होती है, पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर क्या समानता होती है, तथा न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रिनो में क्या अंतर क्या समानता होती है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है इसे आप नोट लें, क्योंकि इसके बयान की संभावना आपकी बोर्ड परीक्षा में बंद है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हम लोग पहले पॉजिट्रॉन तथा प्रोटॉन के बारे में, फिर हम लोग पॉजिट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर हम लोग न्यूट्रॉन था न्यूट्रॉन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसके बारे में पॉजिट्रॉन था प्रोटॉन के बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पॉजिट्रॉन था प्रोटॉन दोनों पर धनावेश 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। मतलब आपका जो पॉजिट्रॉन होते हैं, आपका जो प्रोटॉन होते हैं, दोनों पर धनावेश कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया समानता हो गया। अगर हम लोग अंतर की बात करें, देखिए अंतर क्या होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है पॉजिट्रॉन की तुलना में लगभग 1836 गुना भारी होता है। मतलब आपका जो प्रोटॉन होता है उसका जो द्रव्यमान होता है क्या होता है, वो पॉजिट्रॉन की तुलना में लगभग 1836 गुना भारी होता है। ठीक है, ये आपका हो गया अंतर। एक अंतर और देख लीजिए। अब इसमें हम लोग प्रतीक की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, देखिए पॉजिट्रॉन का प्रतीक क्या होता है +1 β 0 होता है, जबकि हम लोग अगर प्रोटॉन का प्रतीक की बात करें तो क्या होता है 1H1 होता है। मतलब आपका जो पॉजिट्रॉन का प्रतीक क्या होगा वो +1 β 0 होगा, जबकि जो आपका जो प्रोटॉन का प्रतीक क्या होगा 1H1 होता है। ठीक है, ये आपका हो गया पॉजिट्रॉन था प्रोटॉन के बारे में। अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में, पॉजिट्रॉन था इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखिए आगे
देखिए पाजिटान तथा इलेक्ट्रॉन दोनों के द्रव्यमान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब आपका जो पाजिटान होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों के द्रव्यमान क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं, ठीक है। वह आवेश की जो परिभाषा होती है पाजिटान व इलेक्ट्रॉन की, वो भी बराबर ही होती है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या होती है, समानता होगी। अब हम लोग अंतर की बात करते हैं, क्या होगा देखिए, मतलब आपका जो पाजिटान क्या होता है, धनावेशित होता है, जबकि आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, ऋणावेशित होता है, ठीक है। तो आपका होगा क्या, इसके बारे में आपका अंतर होगा, ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, हम लोग न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन के बारे में समझते हैं। देखिए आगे, न्यूट्रॉन तथा न्यूट्रिनो दोनों आवेश रहित कण होते हैं। मतलब आपका जो न्यूट्रॉन होता है, आपका जो न्यूट्रिनो होता है, दोनों पे क्या होते हैं, आवेश नहीं होते हैं, ठीक है। वो आवेश रहित कण होते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होगी, समानता होगी। अब आगे देखिए, न्यूट्रॉन द्रव कण होता है जिसका द्रव्यमान 1.675 × 10⁻27 kg होता है। मतलब न्यूट्रॉन जो होता है क्या होता है, वो द्रव कण होता है जिसका द्रव्यमान कितना होता है, 1.675 × 10⁻27 kg होता है, ठीक है। जबकि अगर न्यूट्रिनो की बात करें, देखिए क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है, जबकि न्यूट्रिनो का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। मतलब आपका जो न्यूट्रिनो होता है उसका विराम द्रव्यमान क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। यह हो गया अंतर। अब उसके बाद हम लोग दोनों के प्रतीक के बारे में बात करें तो क्या होगा, देखिए लिखा हुआ कि न्यूट्रॉन का प्रतीक 0n1 होता है, तथा जो का न्यूट्रिनो होता है उसका प्रतीक होता है, उसका प्रतीक होता है न्यू होता है, ठीक है। मतलब आपका जो न्यूट्रॉन होता है उसका प्रतीक होता है 0n1 होता है, जबकि न्यूट्रिनो का प्रतीक होता है न्यू होता है, ठीक है। ये आपका हो गया न्यूट्रॉन था न्यूट्रिनो के बारे में, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। इसको बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 33, देखिए इसमें आपसे पूछा है कि उत्क्रम अभिनीत पीएन संधि डायोड में एवलांस भंजन का क्या अर्थ है। इसमें आपको बताना है कि एवलांस भंजन क्या होता है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 12 में पूछा गया प्रश्न, महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए कि उत्क्रम अभिनीत पीएन संधि डायोड में एवलांस भंजन का क्या अर्थ होता है। अगर आपको नहीं पता है, इसे आप नोट कर लेना, क्योंकि इसके भी आने की संभावना आपकी बोर्ड परीक्षा में बंद है, ठीक है। तो ये हम लोग समझते हैं क्या होता है एवलांस भंजन। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से, मतलब जब हम लोग संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को हम लोग धन सिरे से जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो संधि उत्क्रम अभिनीत कराएगा। मतलब ये हो गया, जब हम लोग संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाह्य बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को धन सिरे से जोड़ेंगे तो हमें संधि उत्क्रम अभिनीत प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि पीएन संधि की उत्क्रम अभिनीत में यदि लगाए गए उत्क्रम विभव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, मतलब अगर हम लोग पीएन संधि की उत्क्रम अभिनीत में लगाए गए उत्क्रम विभव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो विभव के एक निश्चित मान पर संधि के निकट सात संयोजक बन टूट जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो विभव के एक निश्चित मान पर संधि के निकट सात संयोजक बन टूट जाएंगे, अतः उत्क्रम धारा बहुत अधिक तेजी से बढ़ेगी। मतलब ये होगा, देखिए जब हम लोग क्या करेंगे, जब पीएन संधि की उत्क्रम अभिनीत में लगा के जब हम लोग उत्क्रम विभव को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, तो विभव के निश्चित मान पर संधि के निकट जो सात संयोजक बंद होंगे क्या होगा, टूट जाएंगे। जब वो टूट जाएंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पे उत्क्रम धारा बहुत तेजी से बढ़ जाएगी और ये घटना को हम लोग एवलांस भंजन कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या होगा, देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं कि पीएन संधि की उत्क्रम अभिनीत में लगाए गए उत्क्रम विभव को बहुत अधिक बढ़ा दे तो विभव के एक निश्चित मान पर संधि के निकट सात संयोजक में टूट जाते हैं, अतः उत्क्रम धारा बहुत तेजी से बढ़ती है। यही घटना आपका एवलांस भंजन कहलाती है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, आपका एवलांस भंजन होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। तो आपका लघु उत्तरीय फर्स्ट टाइम में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे सारे प्रश्न आपको करा दिए गए हैं। इसे आप नोट कर लीजिए, साथ में इसको तैयार भी कर लीजिए, क्योंकि इसी में से कोई ना कोई प्रश्न आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।